जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें जो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोग उस चैप्टर पे चलेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हमने स्टार्ट किया था डेफिनेशन से। एक इंट्रोडक्शन से हमने सीखा था कि मैनेजर्स कौन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था मैनेजर्स की क्लासिफिकेशन, कि मैनेजर की कितनी क्लासिफिकेशन होती है, कितने किस्म के मैनेजर्स होते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हमने पढ़ा था, मिडिल मैनेजर्स, टॉप मैनेजर्स, ठीक है। उसके बाद हमने मैनेजमेंट के कंसर्न्स पढ़े थे कि मैनेजमेंट बेसिकली है क्या चीज़, मैनेजमेंट का पर्पस क्या है। उसमें दो पर्पस पढ़े थे हमने, एक था एफिशिएंसी, एक था इफेक्टिवनेस, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, फिर हमने मैनेजर्स के फंक्शंस पढ़े कि मैनेजर्स करते क्या हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, इनका हमने एक इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू लिया था। उसके बाद फिर हम आ गए थे मैनेजमेंट रोल्स पे, जिसको बड़ा डिटेल हमने डिस्कस किया था क्लास में, जो कि मिन्सबर्ग के रोल्स थे। इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स, डिसीजनल रोल्स, इनको बड़ा डिटेल हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने स्किल्स पढ़ी थी कि हर लेवल पे जो हमने क्लासिफिकेशन की है मैनेजर्स की, टॉप लेवल, मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं, और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो है, इनकी क्लासिफिकेशंस के हिसाब से अकॉर्डिंगली इनको स्किल्स क्या क्या चाहिए होती हैं, स्किल्स की रेशियो क्या है। वैसे तो तीनों स्किल्स हर लेवल पे चाहिए, मगर हमने ये पढ़ा है कि टेक्निकल स्किल्स किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे ज़्यादा चाहिए होगी, ह्यूमन स्किल्स किस लेवल पे ज़्यादा है, इनका मिक्सचर कैसे बनेगा, ठीक है। हमने ये पढ़ा था, जैसे कि हमने स्टडी किया था कि कंसेप्चुअल स्किल्स जो है जो टॉप मैनेजमेंट में हमें ज़्यादा चाहिए होती हैं, ह्यूमन स्किल्स चाहिए। टेक्निकल स्किल्स अगर कोई थोड़ी भी हो जाए तो इतना बड़ा इशू नहीं है, बट टेक्निकल स्किल्स सुपरवाइजरी लेवल पे हमें ज़्यादा चाहिए होती हैं। वहाँ पर कंसेप्चुअल स्किल्स जो है वो थोड़ी सी कम चाहिए होती है, ठीक है। बट तीनों हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर रिक्वायर्ड है, इनकी रेशियो थोड़ी सी डिफरेंट है तीनों लेवल्स पर, ठीक है। हमने ये पढ़ा था। फिर हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया था कि मैनेजर की जॉब कैसे चेंज हो रही है, चेंज जो आ रही है, उस चेंज की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करने पड़ रहे हैं, वो हमने बड़ा डिटेल में स्टडी किया था। एक मैट्रिक्स था, जैसे ये है, ये आप स्लाइड देख रहे हैं कि चेंजेस क्या क्या आ रही हैं और इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं चेंजेस के। उस उन इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए मैनेजर्स के लिए जॉब्स मुश्किल होती जा रही हैं, और मैनेजर्स को उस हिसाब से अपने आप को प्रोडक्टिव रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। सारी सी बात है, मैनेजर्स जहाँ काम करते हैं उनको हम ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंपनीज ही हो। हमने ये भी स्टडी किया था ग्रुप भी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, क्योंकि इनके जो पर्पस हैं या इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिफाइन किया था कि डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। अब इसमें तीन जो खसूसियात पाई जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक डिस्टिंक्ट पर्पस होता है, गोल होता है, जिसको सब लोग मिलकर अचीव करते हैं। और जाहिर सी बात है, लोग अचीव करते हैं तो लोगों से बना हुआ होता है वो ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हैव अ डेलिब्रेट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होता है। हम आगे जाके स्ट्रक्चर की जो है वो टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस किस किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अभी सेकंड चैप्टर में भी हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था हिस्ट्री में जाके, और वो कौन से स्ट्रक्चर जो हैं जो आज तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैलिड है और अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। जी, उसके बाद फिर हमने स्टार्ट कर लिया था
ये इंपॉर्टेंस पड़ी थी हम लोगों ने यूनिवर्सल नीड ऑफ मैनेजमेंट कि हर जगह पे हर ऑर्गेनाइजेशन में पर्पस के हिसाब से साइज के हिसाब से हर जगह पे मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, इसकी इंपॉर्टेंस पड़ी थी। ठीक है। अच्छा, पॉलिटिक्स हमने छोड़ दिया था क्योंकि पॉलिटिक्स को हम एंड पे जाके डिस्कस करेंगे जब हम केस स्टडीज को स्टडी करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम इसको फिलहाल स्किप कर रहे हैं। आगे इसको अटेंड ज़रूर करेंगे जब हमारे पास टाइम होगा। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं, ये इस चैप्टर में यूज़ हुई थी। ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये स्लाइड जो है, इससे आप इन चीज़ों को मेमोराइज कर लें, इनको समझ लें। ठीक है, सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था, ये था हिस्ट्री कि मैनेजमेंट की एवोल्यूशन कैसे हुई, और इस पे भी बड़ा डिटेल लेक्चर हमारे 3-4 हो चुके हुए थे कि हमने ये डिस्कस किया था कि स्टार्ट इनिशियल जो है वो अर्ली एजेस की जो मैनेजमेंट थी वो कैसी थी, उसके बाद हम लोगों ने उसको कैसे इवॉल्व होते हुए देखा। एंशियंट मैनेजमेंट जिसको हम अर्ली मैनेजमेंट कहते हैं, ये अर्ली मैनेजमेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है हमने स्टडी किया था इजिप्ट जो था, जिसमें पैरामिड ऑफ गिजा थे, उसकी कंस्ट्रक्शन थी, उसको हमने जो है वो एनालिटिकली देखा था कि वो कैसे हुई थी। जाहिर सी बात है कि लोग भी थे और एक पर्पस भी था, और उस पर्पस को कैसे अचीव किया गया ये हमने स्टडी किया। वेनेशियंस को हमने स्टडी नहीं किया था। ये वेनेशियंस जो हैं ये भी एक एग्जांपल है, लाइक पैरामिड्स और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की वजह की तरह ही। ठीक है, इसके बाद क्योंकि इस इन टाइम्स में, इन एशियंट टाइम्स में ये नहीं पता था कि ये दिस थिंग इज कॉल्ड मैनेजमेंट, इसको नाम बाद में दिया गया। तो अर्ली जो मैनेजमेंट है, जो अर्ली थियरीज हैं, उसके अंदर एक जो चीज़ है, एक छोटा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट लिया था एडम स्मिथ ने। ठीक है, एडम स्मिथ की एक बुक बड़ी जो बड़ी वेल नोन है, और आप लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने उसका इंट्रोडक्शन भी कई जगहों पे सुना होगा और पढ़ा होगा, जिसका नाम था, जिस बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स की थ्योरी पेश की थी, डिफाइन किया था कि इकोनॉमिक्स क्या है अर्ली एजेस में। ये 1776 की बुक थी। ठीक है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने प्रेजेंट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी डिवीजन ऑफ लेबर, ये जो चीज़ थी ना उस बुक के अंदर, ये कोरिलेट करती है मैनेजमेंट के साथ। कि जॉब स्पेशलाइजेशन हमने थोड़ा सा आगे जाके पढ़ा था कि जॉब स्पेशलाइजेशन क्या होती है, ये भी एक साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने एक थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, अब उनके मुताबिक उन्होंने एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ये दिया था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं उनको डिवीजन ऑफ लेबर की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि जो एक सोल पर्पस है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी का, वो अचीव किया जा सके। ठीक है, बाद में जाके ये एक बाकायदा एक अप्रोच बनी मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, इसको हम भी अभी थोड़ा सा आगे जाके स्टडी करेंगे, ये थ्योरी किसकी थी और ये किसने पेश की थी। ठीक है। सिमिलरली जो मैनेजमेंट की हिस्ट्री है, जो एवोल्यूशन है, उसको हम लोग 5 फेजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला फेज जो हमने पढ़ा था, जिसको हम अर्ली मैनेजमेंट कहते हैं, ये अर्ली थ्योरीज थी, और ये 3000 बीसी से स्टार्ट होकर ये इरा जाता है 1776 तक। यानी कि एडम स्मिथ की बुक जो है द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 तक, ये जो इरा है, ये दौर जो है, इसको हम कहलाते हैं अर्ली मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद एक दौर शुरू हुआ जिसके अंदर थोड़ी सी रिफाइनमेंट आई, चीज़ें कुछ रिफाइन हुई, मैनेजमेंट का कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ। वो था 1911 से 1947, 1911 टू 1947। इस दौर को कहा जाता है क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ठीक है, और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये तीनों जो है इसी दौर में इंट्रोड्यूस करवाए गए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद का जो एरा है वो 1940, सॉरी 1700 से स्टार्ट होके ये पैरेलल चलता है 1950 तक। ठीक है, क्योंकि बिहेवियरल, इसको हम कहते हैं बिहेवियरल अप्रोचेस,
बिहेवियर से पहले ये इसको हम लोग कहते थे ये साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट था, ठीक है। ये 1700 में इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। पैरेलल जो है वो 70s के अंदर ही, 1700s के अंदर ही जो है वो मैनेजमेंट भी चल रही थी। अब जब ये दोनों आके थोड़ी सी मर्ज हुई तो मैनेजमेंट के अंदर जो बिहेवियर का जो इम्पोर्टेंस है और जो बिहेवियर की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, वो प्रूव हुई। तो ये फिर चला जाता है 1950 तक, इस दौर को हम कहते हैं 1950 तक। और ये होता है बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है। उसके बाद फिर क्वांटिटेटिव अप्रोच शुरू की 1940 से लेके 1950 तक, ठीक है। ये 10 साल तक जो ये क्वांटिटेटिव अप्रोचेस यूज होती रही मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो आ जाता है कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस है 1960 से लेके प्रेजेंट। अब जो 1960 से लेके अब तक की जो डेवलपमेंट मैनेजमेंट में हो चुकी हुई है उसको हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस। नई से नई अप्रोच आनी शुरू हो गई, ठीक है। नए नए कॉन्सेप्ट इसमें ऐड होने शुरू हो गए। अब हम एक एक करके इस सारे को स्टडी करेंगे। हमने अर्ली जो मैनेजमेंट है वो तो हमने उसका थोड़ा सा ले लिया, एक इंट्रोडक्शन, जिसमें एंशियंट इजिप्ट है और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जो है कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एडम स्मिथ का भी हमने जो है वो ले लिया, एक इंट्रोडक्शन जो है उसको समझ लिया, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि 1800 में ना, जब वर्ल्ड वॉर हुई और वर्ल्ड वॉर से उन्हीं दिनों में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना, ये मच टॉक्ड टॉपिक है। ये ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जो अचीव किया गया, कि जो घरों की हाथ से काम करने की जो इंडस्ट्रीज थी उनको मैस प्रोडक्शन करने के लिए मशीनें तैयार की गई। ह्यूमन काम को सब्स्टिट्यूट किया मशीनों ने, ठीक है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था क्लास के अंदर कि एक जो हैंडमेड चीज़ है वो एक कितनी देर लेती है बनने के अंदर, जब उसको एक मशीन बनाएगी तो उसका टाइम कितना होगा। जाहिर सी बात है, जब आप मैस प्रोडक्शन में जाते हैं तो आपको मशीनरी की ज़रूरत होती है। ये कॉन्सेप्ट उस वक्त आया था, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मशीनें इंट्रोड्यूस कर दी, इंसान का काम जो है वो मशीनें करेंगी, तो वो मशीनें खुद ही ऑटोमेटिक नहीं थी, उन मशीनों के लिए भी तो लोग चाहिए थे काम करने के लिए। सॉरी। तो अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जॉब्स की, जो ह्यूमन जॉब्स हैं उनकी नेचर चेंज हो गई, ठीक है। जॉब नेचर के साथ साथ क्या हुआ कि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो गई। जी, तब फिर हमारा जो दौर स्टार्ट हुआ क्लासिकल अप्रोचेस का, ठीक है जी, क्लासिकल मैनेजमेंट का दौर शुरू हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए जो नई नई थ्योरीज पेश की गई उस दौर में, उसको हम कहते हैं जी, ये जो है थ्योरीज आती हैं क्लासिकल अप्रोच के अंदर, ठीक है। अब क्लासिकल अप्रोच की डेफिनेशन है छोटी सी, क्योंकि वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप किसी चीज़ की डेफिनेशन को अगर पढ़ते हैं तो उसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ वर्ड्स दिए होते हैं। वो वर्ड्स जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन वर्ड्स के ऊपर ही जो है वो सारी थ्योरी बेस कर रही होती है, ठीक है। अब जो क्लासिकल अप्रोच है, हम बुक स्टडी कर रहे हैं स्टीफन पी रॉबिन्स की, 14th एडिशन है। तो उसके मुताबिक जो है, फर्स्ट स्टडीज ऑफ मैनेजमेंट विच emphasized rationality and making organization and workers as efficient as possible। अब बात ये आ जाती है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट करना चाहते हैं ना, तो आपको एफिशिएंट करना पड़ेगी उसकी लेबर फोर्स, उसके वर्कर्स को, ठीक है। अब उनके वर्कर्स के ऊपर ये स्टडी, जो जितनी भी स्टडीज हम आगे पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे, ये सारी की सारी जो है ये स्टडी ऑफ मैनेजमेंट है, जिसके अंदर ये एम्फसाइज किया जाएगा, ये जोर दिया गया कि ऑर्गेनाइजेशन को और वर्कर को एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, कि कम टाइम के अंदर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन या काम कैसे लिया जाए, ठीक है। इसमें पहला जो हमारे साहब आते हैं, पहली जो थ्योरी आती है उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये
फ्रेडरिक विंसलो टेलर टेलर फ्रेडरिक टेलर के नाम से मशहूर है। ये इन्होंने एक पहली थ्योरी पेश की साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनका ये कहना था कि किसी भी काम को करने के लिए एक बेस्ट तरीकाकार, द बेस्ट पॉसिबल तरीकाकार उसको फाइंड आउट किया जाए और उसको अप्लाई किया जाए। ठीक है। जैसे कि इसकी हमने एक तारीफ पढ़ी थी, एन अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग द साइंटिफिक मेथड टू फाइंड द वन बेस्ट वे फॉर अ जॉब टू बी डन। यानी कि एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी मतलब एक्सपेरिमेंट करके सारी चीजें देख के एनालिसिस करके एक बेस्ट वे तलाश किया जाता था कि पॉसिबल बेस्ट वे जिससे कम से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम परफॉर्मेंस मैक्सिमम प्रोडक्शन ली जा सकती हो। ठीक है। अच्छा अब उन्होंने चार प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाए थे। ठीक है। पहला, डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स वर्क टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। ठीक है। हम लोग ये हमने पढ़ लिया। ठीक है। इसी को हम फॉलो करेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर। जी। अब हम लोग आ गए फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इसको हम ना फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। हमने मैनेजमेंट की जो तारुफ है वो एक अलहदा तरीके से समझा। साइंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इनिशियल जो हमारे इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ था बहुत पुराना, उसमें मैंने आपको साइंस बताया था कि साइंस क्या होती है, आर्ट्स क्या होती है, अप्लाइड साइंस क्या होती है। तो जो बच्चे उस लेक्चर में मौजूद थे वो बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि साइंस और आर्ट्स में क्या था। तो मैनेजमेंट के अंदर साइंटिफिक अप्रोच की एप्लीकेशन जो है, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की थी फ्रेडरिक टेलर ने। ठीक है। इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 1911 में ये बुक पब्लिश हुई थी। ठीक है। चार पॉइंट क्या थे? अच्छा, यूजिंग साइंटिफिक मेथड टू डिफाइन द वन बेस्ट वे फॉर अ जॉब टू बी डन। अब उसके लिए करना क्या चाहिए भाई? वन बेस्ट वे तो आपने ढूंढ लिया। अब उसको आगे करने के लिए जाहिर सी बात है कुछ चीजें भी तो हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए। वो चीज क्या? पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द जॉब विद द करेक्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट। बंदा भी ठीक रखो, ठीक है, जो उस जॉब को करने का अहल हो। सेकंड, कि उसको आप टूल्स और इक्विपमेंट भी उस चीज के उस जॉब के मुताबिक दें। ठीक है। एक वॉशरमैन को, एक जो सफाई करने वाला है या जैनिटर है, उसको आप मैकेनिक का सामान नहीं दे सकते। ठीक है। मैकेनिक के जो हैं जैसे प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है, ये तो मैकेनिकल चीजें हैं जिससे उस मैकेनिक काम कर सकता है। ठीक है। जैनिटर के लिए तो चाहिए उसका ब्रूम, झाड़ू चाहिए उसको, सफाई के लिए कपड़ा चाहिए। वो उस अगर आप वो नहीं देंगे वो उसकी एफिशिएंसी किसी काम की नहीं है। ठीक है। तो बंदा भी ठीक हो और क्या किया जाए कि उसको चीजें भी ठीक दी जाए। ठीक है। अच्छा, इसका जोर था कि राइट पर्सन, करेक्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये भी दो चीजें भी बहुत जरूरी है। ठीक है। सेकंड भी उसके अंदर क्या बात थी? हैविंग अ स्टैंडर्डाइज मेथड ऑफ डूइंग जॉब। अब एक किसी भी काम करने का एक यूनिवर्सल वो स्टैंडर्ड मेथड बनाते थे। हमने कहा ना कि साइंटिफिक यूजिंग साइंटिफिक मेथड। वो पहले क्या करते थे कि उस जॉब को करने के लिए साइंटिफिक मेथड बना लेते थे। ठीक है। फिर क्या करते थे? ठीक बंदा रखने के बाद उसको टूल्स भी देने और प्रॉपर सही, और इक्विपमेंट भी ठीक देने। ठीक है। अच्छा जी। फिर आ गया जनाब प्रोवाइडिंग एन इकोनॉमिक इंसेंटिव टू द वर्कर। जाहिर सी बात है सैलरी के बगैर तो कोई बंदा भी काम नहीं करेगा। ठीक है। तो ये उसको सैलरी भी देनी है। तो ये चार प्रिंसिपल हैं, टेलर्स फोर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला प्रिंसिपल क्या? डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल वर्क। ठीक है।
विच विल रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। हमने ब्रिक लेइंग, लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी हमने उसके अंदर एक ब्रिक लेइंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, कि किस तरीके से पहले जो है वो मेसन जो है, मिस्त्री जो है वो पहले काम करते थे, फिर उनको एक पुराने रूल से हटा के, पुराने काम करने के तरीके से हटा के एक नया तरीका इंट्रोड्यूस किया गया जिससे उनकी परफॉर्मेंस। इसी तरह वो कहते हैं कि जी हर हर एक काम के लिए, हर काम के हर एक हिस्से के लिए ना एक साइंटिफिक तरीका, एक साइंस जो है, एक तरीकाकार उसको डेवलप करें और उसको रिप्लेस कर दें पुराने रूल के साथ, अगर आपने अच्छी मैनेजमेंट करनी है। सेकेंड पॉइंट ये है, जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है जी, साइंटिफिकली सेलेक्ट देन ट्रेन टीच एंड डेवलप द वर्कर। अच्छा, अब ये साइंटिफिकली का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट है। आजकल के दौर में जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे हायरिंग का, ट्रेनिंग का, उसके अंदर कुछ ऐसे मेथड हैं जो साइंटिफिक मेथड हैं जिनको कई एक्सपेरिमेंट के बाद डेवलप किया गया, ठीक है, वो बाद में डेवलप हुए, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दे दिया गया ना, एक उसका तारुफ दे दिया कि साइंटिफिकली सिलेक्ट। अब साइंटिफिक सिलेक्ट कैसे होते हैं आजकल के दौर में? साइंटिफिक सिलेक्शन उसको कहते हैं कि आपका टेस्ट होता है, ठीक है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, आपकी जॉब से मुतालिक जितनी भी चीज़ें, एक वेल क्राफ्टेड एक आपको जो है टेस्ट दिया जाता है। एक फिर इंटरव्यू में आपको जो है वो खंगाला जाता है कि आपके अंदर जॉब से रिलेटेड कितना नॉलेज है, ठीक है, वो एक पूरी एक साइंस अप्लाई होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो टेलर साहब का ये कहना था कि जी साइंटिफिकली आप लोगों को सिलेक्ट करें जिससे काम लेना है, फिर इनको ट्रेनिंग भी दें, फिर इनको सिखाएं, ठीक है, और डेवलप करें, ठीक है। अब ये ऐसे डेवलप, मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ड्स अपने अंदर एक बहुत डीप मीनिंग रखते हैं, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये आगे जाके एक पूरा सब्जेक्ट बनता है, ठीक है, कि आप लोग एज ए मैनेजमेंट इंडिविजुअल, एज ए मैनेजमेंट प्रोफेशनल, ह्यूमन रिसोर्स है उसकी डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। ह्यूमन की ट्रेनिंग एक अलहदा चीज़ है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट एक अलहदा चीज़ है, ट्रेनिंग में अलहदा चीज़ें आएंगी, डेवलपमेंट ये भी एक साइंस बन चुकी है आजकल के दौर में, ठीक है। बट इसका इंट्रोडक्शन बैक इन 1911, ठीक है, फ्रेडरिक टेलर ने दिया है। तीसरा जी, आप प्रिंसिपल देख लीजिए मैनेजमेंट का, फ्रेडरिक का, हार्टली cooperate with workers so as to ensure that all work is done in accordance with the principles of the science that has been developed। अब बात क्या है कि आपने सबसे पहले क्या किया कि साइंटिफिकली एक काम को बेस्ट तरीके से करने का तरीका ढूंढ लिया, ठीक है। उसके बाद आपने साइंटिफिकली लोगों को सिलेक्ट भी कर लिया, उनको ट्रेन भी कर दिया, उनकी डेवलपमेंट भी कर दी। अब क्या करना है? अब आपने क्या करना है, आपने उनके साथ एज ए मैनेजर कॉपरेट करना है। कॉपरेट किस सिलसिले में करना है? कि उनका काम उसके मुताबिक हो जो पहले दो पॉइंट्स के अंदर आपने डिफाइन किया है, जो डिजाइन किया है ना, जो मेथड पहले डिजाइन कर लिया, उसके बाद बंदों को भी उसके मुताबिक रख लिया। अब बात क्या है कि उनको, भाई उनको कॉपरेट भी तो करो उस चीज को करने के लिए, ठीक है। जो रूल्स और प्रिंसिपल्स आपने जो पहले दो पॉइंट्स के अंदर जो है वो डिफाइन किया है, अब उसके मुताबिक काम होना चाहिए, ठीक है। अब आपने उसको इंश्योर करने के लिए उनके साथ कोऑपरेट भी करना, बीइंग अ मैनेजर, ठीक है। फोर्थ है डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वली बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मैनेजमेंट टेक्स ओवरऑल वर्क फॉर विच इट इज बेटर फिटेड देन द वर्कर्स। अच्छा, ये बड़ी मजे की चीज़ है, ये भी हमने डिस्कस कर ली थी क्लास के अंदर, क्योंकि हम ये थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं अपने पुराने लेक्चर्स को एक छोटे से लेक्चर के अंदर, ताकि आप लोग यूज टू हो जाएं एक ऑनलाइन लेक्चर के लिए। उसके बाद फिर हम लोग जो है वी विल स्टार्ट टेकिंग ऑफ आवर अदर लेक्चर्स। तो अब बात यह है कि सिर्फ यही नहीं करना, ये तीन पॉइंट तो कर लिए आपने, चौथा वो कहता है भाई किसी के ऊपर जिम्मेदारी भी तो डालो। आप अब वर्क को डिवाइड करें, तकसीम करें, और अगर काम तकसीम किया तो भाई जिम्मेदारी भी तो डालो। अब जैसे कि कॉलेज के अंदर जो है वो सफाई एक जैनिटर का काम है, ठीक है। कॉलेज के अंदर तमाम टीचर्स को उनके
जो उनका वर्क है वो डिवाइड कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनको उनका काम डिवाइड कर दिया गया। अब ये सारा काम एक ही बंदे को तो नहीं दिया ना, कि प्रिंसिपल साहब आके ही सारा काम करते हैं, सुबह झाड़ू पकड़ के सफाई करते हैं, फिर अपने ऑफिस में बैठते हैं, फिर पढ़ाते भी वही हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी वही करते हैं। नहीं, हर बंदे के काम डिवाइड कर दिए गए। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, उसके ऊपर लोग हायर हुए। अब क्या है, जो जिस जिसको जो जो काम दिया गया है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर सफाई का काम एक जैनिटर को दिया हुआ है तो उसकी ये जिम्मेदारी है, जैसे सफाई नहीं होगी पूछताछ उसी से ही होगी। ठीक है, तो ये फिर क्या किया गया, ये वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड भी करें। ठीक है, इस पॉइंट की भी समझ आ गई आप लोगों को, उम्मीद है। साइंटिफिक मैनेजमेंट अभी हमारा जो नेक्स्ट है, उसमें दो साहिबान और आए। फ्रेडरिक टेलर के बाद जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर जिनकी इनपुट रहा, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, वो फ्रैंक एंड लिलियन गैल्ब्रेथ थे। ये दोनों मियाँ बीवी थे। ठीक है, फ्रैंक फ्रैंक एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बंदा था। गैल्ब्रेथ जो थी वो उसकी वाइफ थी और इंजीनियर थी उस वक्त, उस दौर में वो डॉक्टर थी, इंजीनियर, इंजीनियरिंग में उसकी पीएचडी थी। तो इन्होंने अपने अपनी फील्ड से रिलेटेड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंट फिर कामयाब हुए, फिर एक फिलॉसफी बनी, फिर एक साइंस बनी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में थोड़ी सी चीज़ें और एड अप हुई, साइंटिफिक मैनेजमेंट थोड़ी सी और इम्प्रूव हुई। ठीक है, अब इनका क्या कहना था, अब इनका ये कहना था कि जी, फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग वर्कर प्रोडक्टिविटी थ्रू द रिडक्शन ऑफ वेस्टेड मोशन। अच्छा, अब क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर कंस्ट्रक्शन है, फ्रैंक अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था तो उसको, उसने जो भी डेवलपमेंट की या जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे। ठीक है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो थी वो लेलियन ने की है। इसके अंदर मेन जो उनके एक्सपेरिमेंट थे, जो थ्योरी उन्होंने पेश की थी, जो एक्सपेरिमेंट थे, उसको कहा जाता था टाइम एंड मोशन थ्योरी। आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको ये बड़े आराम से इसके एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे, फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ के, टाइम एंड मोशन थ्योरी। ठीक है, कि इन्होंने टाइम को और जो जो वर्कर है उसकी हाथ के जो मोशंस हैं काम करते हुए, उनके एनालिसिस किए। उसके बाद उन्होंने वो मोशंस हाथों के वो रिमूव कर दिए जिससे टाइम वेस्ट होता है, जिनसे जो एक ऐसा, मसलन एक स्टैंप लगानी है या डेट लगानी है। ठीक है, अब अगर आप एक पेपर उठा के उस पर पहले स्टैंप लगाएंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, इसमें आपके दोनों हाथ बार बार यूज हो रहे हैं, एक में स्टैंप है एक में पेपर है, यूज हो रहा है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ठीक है जी, फिर हम एक टूल ऐसा बना देते हैं कि उसको सिर्फ एक हाथ यूज करना पड़े। उन्होंने स्टैंप एक ऐसी बना ली जो टेबल पर पड़ी हुई है, अब सिर्फ एक हाथ से स्टैंप लग रही है और दूसरे हाथ से वो पेपर मूव किया जा रहा है। उन्होंने कहा अच्छा यार, इसको मजीद और इम्प्रूव करना चाहें परफॉर्मेंस को, तो उन्होंने क्या किया कि एक स्टैंप ऐसी बनाई जिस जो ऑपरेट पाँव से होती थी, एक पाँव से। अब वो एक पाँव को प्रेस करता था तो स्टैंप लगती थी। अब उसके दो हाथ फ्री हो गए। अब क्या करते थे, दोनों हाथों से अब वो पेपर्स को मूव किया जा रहा है। जिस पे स्टैंप लगानी पहले उसको मूव किया एक हाथ से, साथ ही जब वो लगी तो साथ ही दूसरे हाथ से दूसरे पेपर आगे उस पर स्टैंप लग गई। ये इस किस्म के जो मोशंस थे या इस किस्म की जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो उन्होंने किए। उस हिसाब से फिर उन्होंने टूल्स को चेंज किया, काम करने के तरीके को चेंज कर दिया। ठीक है, अब वो यही कह रहे हैं कि फोकस करें इस चीज़ के ऊपर, उस चीज़ पे फोकस करें कि जो वर्कर के वेस्टेड मोशन है, ऐसे मोशन जो ज़ाया हो जाते हैं, उनको आप कम करें या ख़त्म करें। ख़त्म तो खैर नहीं हो सकते, मगर कम करें। वो कम करने से क्या होगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब लेलियन ने एक डिवाइस उस दौर में इजाद की, क्योंकि इंजीनियर थी, उसको कहते हैं माइक्रो क्रोनोमीटर। ये आपने अक्सर देखा होगा कि कई जगहों पे पुरानी वीडियोस में कि एक स्टॉप वॉच टाइप जो है ना वो चल रही होती है काम की मेजरमेंट करने के लिए। इवन क्या जो कंपटीशन हो रहे होते हैं आजकल स्विमिंग के या इधर के, कहीं रेस हो रही होती है,
तो वहाँ पे एक वॉच चल रही होती है, ठीक है। वो वॉच ही की तरह का एक क्रोनोमीटर था जो उन्होंने ईजाद किया था, जिससे वो अंदाजा लगाते थे कि एक काम कितनी देर में हो रहा है, वेस्टेड मोशन के साथ कितनी देर में काम हुआ, और वेस्टेड मोशन जो है वो रिमूव करने के बाद काम कितनी देर में हुआ, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाता है कि आज के मैनेजर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट को कैसे यूज करते हैं। तो क्योंकि थियरीज बन चुकी हैं, यूज आज भी हो रही है उसमें। आज भी टाइम एंड मोशन स्टडी यूज हो रही है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। मशीन्स को उस तरीके से मोल्ड किया जाता है, वर्किंग कंडीशन उस हिसाब से चेंज की जाती हैं, ठीक है। हायर द बेस्ट क्वालिफाइड एम्प्लॉयज, डिजाइन इंसेंटिव सिस्टम बेस्ड ऑन आउटपुट, ठीक है। अब मजे की चीज़ ये है कि अब लोगों ने क्या कर दिया है कि जी इंसेंटिव सिस्टम जो है, आपने अक्सर सुना होगा कि जी ठीक है, आपकी तनख्वाह, हम आपको हायर करते हैं इस काम के लिए, आपकी सैलरी होगी 10,000 रुपया, और आपका इंसेंटिव होगा इतनी सेल के ऊपर 5,000 रुपया। क्योंकि वो इन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उन्होंने इंसेंटिव सिस्टम जो है वो आउटपुट के उस पर कर दिया कि अच्छा काम करोगे तो अच्छा कमीशन दे देंगे, अच्छा इंसेंटिव दे देंगे ओवर एंड अबाव, ठीक है। ये मोटिवेशन में आ जाता है, हम इसको फिर आगे जाके मोटिवेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। जी अगली थियोरी जो हमारी आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, जो साइंटिफिक हमारा क्लासिकल अप्रोचेस जो है, क्लासिकल अप्रोच में पहले ही आ गई हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट। सेकंड अब आ जाएगी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की हम लोग देखते हैं कि उसका मतलब क्या है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का जो तारीफ है वो ये कहती है कि एन अप्रोच टू मैनेजमेंट that focuses on describing what managers do and what constitutes good management practice। मतलब ये एक ऐसी अप्रोच है मैनेजमेंट की जिसके अंदर हम लोग फोकस करते हैं ये बताने के लिए कि मैनेजर करता क्या है, क्या क्या करता है, और अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब इसमें जो पहले साहब थे वो थे हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का जो गायबाना तारुफ है वो जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तब था, क्योंकि हेनरी फ्योल को जाना जाता है मैनेजमेंट के फंक्शंस की वजह से। हमने जो मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे ना वो इस बंदे ने दिए थे, ठीक है। जैसे हमने कहा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये जो फंक्शंस हमने पढ़े थे ना ये हेनरी फ्योल ने दिए। अच्छा, अब जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंदर जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी है हेनरी फ्योल की, इसको देखते हैं। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी है ये कहती है बिलीव दैट द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट वाज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस। वो कहते हैं कि मैनेजमेंट की प्रैक्टिस और ऑर्गेनाइजेशन के अलग जो फंक्शन है वो एक दोनों अलग अलग चीजें हैं। फाइनेंस एक अलग है। अगर किसी कंपनी के अंदर कोई बंदा फाइनेंशियल मैनेजर है या हेड है या अकाउंट्स का हेड है, तो अकाउंट्स का जो काम है वो उसका फंक्शन है, वो एक अलग फंक्शन है। और उसके साथ अगर वो कोई रोल प्ले कर रहा है मैनेजर का, तो उसके मैनेजर का फंक्शन जो है वो एक अलग है, सेपरेट है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं मगर रहते अलग है, ठीक है। हेनरी फ्योल का ये कहना है। फिर हेनरी फ्योल साहब ने 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए, इंट्रोड्यूस किए, जिनको वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के तमाम सिचुएशन पे वो अप्लाई होती है। उन 14 प्रिंसिपल्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बड़े मशहूर हुए, जिस तरह 14 निकात कायदे आजम के मशहूर हुए, आज तक हम पढ़ते हैं। अगर याद नहीं हुए हम लोगों को, कोशिश कीजिएगा कि इनको याद ना करें, समझें, ठीक है। तो ये 14 जो प्रिंसिपल्स हैं, अब इनको फंडामेंटल रूल्स कहते हैं, ये रूल्स फॉलो करने चाहिए, हेनरी फ्योल साहब कहते हैं, ठीक है। अब वो फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है जी। चले जी, अब वो 14
ये हम पढ़ चुके हुए हैं। ये हमारी जो लास्ट क्लास है हमने उसके अंदर जो इंट्रोडक्शन दे दिया हुआ था, बट इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला है जी डिवीजन ऑफ वर्क। अब पहले प्रिंसिपल के मुताबिक जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, कहते हैं स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेस आउटपुट बाय मेकिंग एम्प्लॉयज मोर एफिशिएंट, कि एक बंदे को बार बार एक ही काम करवाओ, काम डिवाइड कर दें, ठीक है, काम डिवाइड करने के बाद उसके हिस्से एक काम लगा दें और उससे बार बार वही काम करवाएं, तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा। उससे क्या होगा कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। चाइना में ये मॉडल ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें बनती हैं उसके अंदर जहाँ पे भी ह्यूमन की ज़रूरत होती है वहाँ पर उनको असेंबली लाइन बना दी जाती है, सारे लाइन में बैठे हुए होते हैं, किसी के ज़िम्मे एक काम होता है, बस वो काम किया, चीज़ आगे, अगले ने उसके अंदर वो चीज़ लगाई, वो आगे। इसी तरीके से जब एंड पर एंड आखिरी बंदे तक जब वो चीज़ पहुँचती है तो मुकम्मल हो चुकी होती है, मगर बीच में क्या होता है कि हर बंदे ने अपना एक एक स्टेप, अपना अपना इनपुट दिया होता है जो उसके ज़िम्मे काम। अथॉरिटी सेकंड है, मैनेजर मस्ट एबल टू गिव ऑर्डर्स एंड अथॉरिटी गिव्स देम दिस राइट। भाई मैनेजर को अथॉरिटी भी दो, सुक्का उसको मैनेजर ना बनाओ, क्योंकि अगर वो मैनेजर खाली होगा, सूखा होगा, सादा मैनेजर होगा, उसके पास किसी किस्म की अथॉरिटी नहीं होगी तो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे, उसका कहना नहीं मानेंगे। सो दैट उसको एक अथॉरिटी दी जाए ताकि वो अपने ऑर्डर्स को अब ऑर्डर्स दे सके और लोग उसके ऑर्डर्स माने। तीसरा है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन भी होना चाहिए। आप लोग बच्चे क्लास में अगर लेट आते हैं 15 मिनट या 20 मिनट तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि क्लास का एक डिसिप्लिन है कि क्लास अगर 8:30 बजे स्टार्ट होगी तो एवरी वन शुड बी देयर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसलिए की जाती हैं टू मेंटेन द डिसिप्लिन, बाकी लोग ऐसा ना करें, ठीक है। एम्प्लॉयज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उन्हीं रूल्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है, कॉलेज चल रहा होता है। यूनिटी ऑफ कमांड, एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, ये भी हमने डिस्कस किया था। इसकी मिसाल बड़ी अच्छी दी थी जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो एक जो एम्प्लॉय है वो एक ही बंदे को जवाबदेह होना चाहिए, एक बंदे के ऊपर 10 बॉस नहीं लगा देने चाहिए, क्योंकि हर बॉस उसको एक अलग ऑर्डर देगा, वो कहेगा यार मैं क्या करूँ, वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर वो सारा दिन यही सोचता रहेगा कि मैं किस बॉस का हुक्म मानूं किसका ना मानूं। जब एक होगा तो फिर एक ही का मानना पड़ेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, the organization should have a single plan of action to guide managers and workers। ये इसकी भी मिसाल दी थी कॉलेज की, क्योंकि कॉलेज का जो डायरेक्शन है वो है डिलीवरिंग क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। अब वो मॉर्निंग में तो ये करें, इवनिंग में वो कहें कि नहीं जी हमने जो है वो फैंसी ड्रेस शो के जो है ना वो तालीम देनी है, या फैंसी ड्रेस शोज करवाने हैं या कोई इवेंट करवा देने हैं, वो भी हमारा एक काम है। तो ये बिल्कुल ना एक डाइवर्जेंट किस्म की सिचुएशन आ जाएगी, अपोज हो जाएंगी ना। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो एक डायरेक्शन है ना वो सिंगल होनी चाहिए, ठीक है। हम आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन कैसे सेट होती है, गोल्स क्या होते हैं, मिशन क्या होते हैं, विजन्स क्या होते हैं, ठीक है। छठा, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल इसके ऊपर भी बड़ा काम हो रहा है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जो सबॉर्डिनेशन एग्रीमेंट साइन करवाती हैं अपने एम्प्लॉय को हायर करते हुए। मतलब ये सॉरी, कि भाई सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पूरा करेंगे, बाकी आपके इंटरेस्ट बाद में आएंगे। जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में एक बात आई थी, उन्होंने कुछ डिसीजन गलत किए, जिन लोगों ने कहा कि नहीं जी नहीं, तो ये तो आपने गलत कर दिया, ये फैसला तो आप बुरा किया। तो उन्होंने फिर एक नारा उठाया था, सबसे पहले पाकिस्तान। तो भाई पाकिस्तान रहेगा तो फिर चलेंगे ना आगे। इससे पहले सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद जाति काम, ठीक है। रेम्यूनरेशन, 7 पॉइंट है, वर्कर मस्ट बी पेड अ फेयर वेज फॉर देयर सर्विस। देखिए जब आप किसी से काम ले रहे हैं तो उसको सैलरी या उसको जो तनख्वाह है उसको वो भी मार्केट के मुताबिक देनी चाहिए, फेयर वैल्यू उसकी देनी चाहिए। ये हो कि सारा दिन आप काम करवाएं 9 से लेकर रात 8 बजे तक, रुपया उसको 50 हाथ में रखें, क्या होगा फायदा? दोबारा काम नहीं करेगा आपका, झगड़ा तो रहता है। नंबर 8, सेंट्रलाइजेशन। अच्छा अब सेंट्रलाइजेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में ना डिसीजन मेकिंग दो तरह से होती है।
एक सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है, एक डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, सेंट्रलाइज कहते हैं कि किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैसला करने का इख्तियार कितना वसी है, क्या नीचे के लोगों को दिया गया है कि नहीं दिया गया, या सिर्फ सेठ साहब कुचई साहब को दिया हो। जैसे मैंने आपको मिसाल वही बताई थी, शेख साहब आएंगे तो भाई वो सौदा होगा, ट्रेड होगा। ठीक है, शेख साहब नहीं है तो भाई वो बंदा जो बैठा हुआ है वो फैसला करने की कुव्वत ही नहीं रखता, तो वो कोई फैसला नहीं करेगा। तो इसके सेंट्रलाइज के अपने फायदे अपने नुकसान है, डिसेंट्रलाइज के अपने फायदे अपने नुकसान है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। स्कॉलर चेन लाइन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, कि टॉप से लेके नीचे तक एक रैंक होने चाहिए। जैसे आर्मी में, आर्मी में सबसे ऊपर जनाब जनरल साहब हैं, उससे नीचे जनाब मेजर जनरल हैं, फिर जनाब ब्रिगेडियर हैं। इस तरीके से रैंक है, सीनियोरिटी और जूनियर के ना। ठीक है, तो पता चलता है कि आप कौन सीनियर है कौन जूनियर है, किसका कहना मानना है और किसको ऑर्डर देना है। ठीक है, किससे ऑर्डर लेना है और किसको ऑर्डर देना है। ऑर्डर, पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाए बेटा, जहाँ पर ये सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई हो रहे हो, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि लोग और मटेरियल बिल्कुल ठीक टाइम पे ठीक जगह पे मौजूद होते हैं। वो इस चीज़ को बड़ा जोर देते हैं। आगे जाके मटेरियल्स को अलग कर दिया गया और मटेरियल्स के ऊपर, मटेरियल मैनेजमेंट के ऊपर पूरा एक सब्जेक्ट बना, जिसको हमने कहा, पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट आया, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट वजी होके ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट बन गया। ठीक है, फिर आ जाता है जी इक्विटी, के बराबरी का सलूक होना चाहिए भाई। हालांकि ये ऐसा पॉसिबल है नहीं, आइडियल सिचुएशन में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, मगर नॉर्मली 99.99% ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्विटी कंप्रोमाइज हो जाती है। मैनेजर कहीं ना कहीं जो है वो उनका झुकाव हो जाता है, किसी इंटरेस्ट की वजह से या किसी और वजह से। ठीक है, मगर जो ये प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई मैनेजर को जो है ना काइंड ऑफ फेयर होना चाहिए, अपने सबॉर्डिनेट के साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए सबको, मगर वो नहीं होता। ये एक आइडियल सिचुएशन में होता है। स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल, पता ही ना हो अगला कल आना कि नहीं आना, या घंटे बाद चोई सब कहते हैं चल भाई निकल जा। जहां जब तक जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, या जब तक ये नहीं पता होगा काम करने वाले को कि मैंने काम कब तक करना है, तो उसके प्रोडक्शन के ऊपर भी फर्क पड़ सकता है, उसकी मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगी। इसकी मिसाल आप ले लें कि एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एम्प्लॉय है, वो कैसा पढ़ाएगा, एक परमानेंट टीचर है वो कैसा पढ़ाएगा। ठीक है, उनकी मैनेजमेंट और तरीके से होगी, उनकी मैनेजमेंट और तरीके से होगी। जिसको पता ही नहीं है कि मैंने कल आना है कि नहीं आना, उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अच्छा जी, अब मैनेजमेंट शुड provide orderly personnel planning and ensure that replacements are available to fill vacancies। ठीक है, अब जब टेनर ही डिसाइड नहीं होगा कि कितने अरसे के लिए बंदे को हायर किया है, तो आप कैसे अपनी जो लोग काम की मैनेजमेंट है वो कैसे करेंगे। आपको पता ही नहीं है कि आज एक बंदा जो है वो आज आया है, कल उसको कह रहे तुमने नहीं आना है, तो भाई वो कल तो नहीं आएगा, मगर उसकी जगह कोई बंदा भी तो होना चाहिए ना। तो जब आपको पता होगा कि इस बंदे को हमने इतने टेन्योर के लिए रखना है, तो उस टेनर के, जब उसका टेनर खत्म होने जा रहा होगा, तो आप डेफिनेटली आपके पास कुछ अवेलेबल वैकेंसीज भी होंगी, या कुछ आपने प्लान किया हुआ होगा कि यार ये बंदा, ये सीट खाली होने जा रही है, इसके लिए आप पहले से ही बंदा ढूंढ के रखें या ऐड दे के रखें, या आपके पास स्कूल में बंदे मौजूद होते हैं, रिप्लेसमेंट करने का टाइम मिल जाता है। अगर ये नहीं मौजूद होंगी चीज़ें, फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, फिर आप बंदा टाइम पे एट द नेक ऑफ टाइम जो है वो बंदा ढूंढेंगे। इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज अलाउड टू ओरिजिनेट एंड कैरी आउट प्लान्स विल एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ, एम्प्लॉयज को इनकरेज किया जाना चाहिए कि वो इनिशिएटिव लें अच्छी अच्छी चीज़ के लिए। ठीक है, एस्पिरिट डे का टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट के ऊपर जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो बड़ा फोकस करती हैं। वो कहते हैं कि टीम में मिलकर काम करें, टीम मैनेजमेंट एक नया कॉन्सेप्ट आया, टीम मेकिंग। ठीक है जी, ये 14 प्रिंसिपल थे। वो कहते हैं जी ये हर ऑर्गेनाइजेशन की हर सिचुएशन के अंदर ये होती है। ठीक है, एंड दीज आर गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आज भी अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है जी, अगली थ्योरी आती है जी मैक्स वेबर की।
मैक्स वेबर जी हैं, एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये थ्योरी पेश की। अब ब्यूरोक्रेसी क्या कहती है जी? ब्यूरोक्रेसी कहती है अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करेक्टराइज्ड बाय डिवीजन ऑफ लेबर। देखें, वो हमने जो पहले पढ़ा था डिवीजन ऑफ लेबर, ये 1917 में किसने दिया? सॉरी, ये 1700 में दिया। ये बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। ये उसी उसी के एक थ्योरी की आगे एक रिफाइन, एक अपडेशन है ना, अपग्रेडेड मॉडल है। जैसे विंडो 7 आई, फिर विंडो 8 आई। तो ये जो है ब्यूरोक्रेसी जो है मैनेजमेंट का विंडो 8, 7 से 8 है। एडम स्मिथ के अंदर उसने एक और चीज ऐड की, ठीक है, कि अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी किस्म है ये जिसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हो, क्लियरली डिफाइंड हायरार्की। हमने चार्ट पढ़ा था एक, ठीक है, 14 पॉइंट पढ़े थे ना हमने। इसके अंदर अंदर हमने कहा था जी स्केलर चेन। तो ये उसको मजीद रिफाइन कर दिया, कहते हैं जी डिफाइंड हायरार्की होनी चाहिए, डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इन पर्सनल रिलेशनशिप। आपस में भाई कौन कौन बंदा किस तरीके से बिहेव करेगा, आपसी ताल्लुकात डिफाइन होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। रूल्स एंड रेगुलेशन तफसीली मौजूद हों, क्लियरली डिफाइंड हायरार्की और डिवीजन ऑफ लेबर हो। जिस ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें होंगी उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे कि जैसे ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ये थ्योरी पेश की थी मैक्स वेबर ने। ठीक है जी, समझ आ गई बेटा यहाँ तक आप लोगों को? अच्छा, क्वेश्चन आंसर जो है ना बेटा, हम लोग आप ये लेक्चर जब ले लेंगे, लेक्चर सब लोग स्टडी कर लेंगे, फिर हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लोग अटेंड करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है? ले जी, ये वो चीज़ें हैं, जो खरा एक चार्ट बना दिया गया, एक तस्वीर बना दी गई, जो बातें हमने एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए वो चीज़ें बना दी गई। अब एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए? वैसे तो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन रियलिटी में टोटली 100% कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती, मगर ये एक आइडियल थ्योरी है। तो इसकी जो आइडियल इसके कंटेंट हैं जो फॉलो करने वाले हैं वो क्या क्या है? पहला, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, हमने पढ़ा कि डिवीजन ऑफ लेबर होनी चाहिए। एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे आके रिफाइन हो गया। सॉरी। फिर हायरार्की होनी चाहिए। हायरार्की का मतलब ये कि पोजीशन ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्की विद अ क्लियर चेन ऑफ कमांड। ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, इम्पर्सनल रिलेशंस होने चाहिए, करियर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, ठीक है, और फॉर्मल सिलेक्शन होनी चाहिए लोगों की। ठीक है। ले जी, अब अगली जो दौर आता है हमारा तीसरा दौर, जिसको हम कहते हैं जी लेट 70 से 1950 तक, ये है बिहेवियरल मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जहाँ पे लोग होंगे वहाँ पे रवैये भी होंगे। अच्छा, इसकी तारीफ क्या है? द स्टडी ऑफ द एक्शंस ऑफ पीपल एट वर्क। लोगों के एक्शंस की स्टडी। एक्शन जाहिर सी बात है एक रिजल्ट होता है, एक बिहेवियर होता है, ठीक है, एक माइंडसेट। एक्शंस करें आप तो दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। पीपल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इस दौर में ये अखज़ किया गया कि ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे कीमती असासा उसके लोग होते हैं। ठीक है। और लोगों का जॉब के ऊपर रवैया, इसकी स्टडी को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नाम दिया गया। आगे जाके हम जब डिटेल स्टडी करेंगे किसी और कोर्स के अंदर, तो एक बाकायदा एक कोर्स है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, जिसको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, फिर उसकी मैनेजमेंट होती है। लोगों के मुख्तलिफ बिहेवियर्स को, लोगों के जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स पाए जाते हैं, उनके मुख्तलिफ जो रवैये होते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है। अच्छा,
इनके अंदर जो अर्ली लोग थे जिन्होंने इस थ्योरी को आज पेश किया कि ये रिफाइन होती हुई, तो अर्ली जो इसके एडवोकेट थे, रॉबर्ट ओवन थे, हुगो मंस्टरबर्ग था, मैरी पाकट फले था, चेस्टर बर्नार्ड था। ठीक है जी, ये लोग थे। और इन लोगों ने इनिशियली तौर के ऊपर बिहेवियरल अप्रोच का इंट्रोडक्शन करवाया। ठीक है, अब थोड़ा सा तारुफ हल्का हल्का सा इंट्रोडक्शन इनका दे देते हैं, फिर हम लोग इसको वाइंड अप करके अपने जो मेन कोर्स कंटेंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। फंक्शन स्टार्ट करेंगे हम अपने मैनेजमेंट फंक्शंस। ठीक है, और थोड़ी सी और आपके अंदर जो है वो जस्तजू बढ़ेगी, तो एक्चुअली चीज़ें की कैसे जाती हैं, फंक्शन परफॉर्म कैसे किए जाते हैं। कौन कौन से फंक्शन हैं हमने पढ़ लिए, अब परफॉर्म कैसे किए जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं, ये चीज़ें हम सारी आगे जाके पढ़ेंगे। चेस्टर बर्नार्ड 1930, रॉबर्ट ओवन 70 100 लेट 70s में आया। ठीक है, नहीं, अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वाला, सबसे जो सबसे पहले है वो सबसे पहले। अब रॉबर्ट ओवन जो है, ये कहता है कंसर्न अबाउट डिप्लोरेबल वर्किंग कंडीशन। अब ये कहता है कि भाई जहाँ पे बंदा बिठाना है वहाँ की वर्किंग कंडीशन वो भी तो इम्पोर्टेंट है। प्रपोज्ड आइडियलिस्टिक वर्क प्लेस, कि वर्क प्लेस आइडियलिज्म के ऊपर इसने थ्योरी पेश की, और इसने आर्ग्यू किया कि लोगों के ऊपर पैसा खर्च करना एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो बाकी चीज़ों पे आप खर्च करें, मशीनरी पे भी खर्च कर, हर चीज़ करें। ठीक है, मगर इम्प्रूविंग लेबर, फॉर स्पेंडिंग मनी फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग लेबर, एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। अब लेबर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, लेबर की इम्प्रूवमेंट के ऊपर पैसा कैसे खर्च होता है, ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट, ठीक है, उनकी वर्किंग कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें, ये लेबर की इन्वेस्टमेंट है, ये लेबर के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, फिर आ गया जनाब हुगो, ये अर्ली 90s में आए। इन्होंने, ये इनको कहा जाता है, ये पायनियर हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल एट वर्क। ठीक है जी, इन्होंने सजेस्ट किया साइकोलॉजिकल टेस्ट को, एम्प्लॉय सिलेक्शन, लर्निंग कॉन्सेप्ट दिए। ठीक है, ट्रेनिंग, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर फॉर एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब क्या हो गया जी, अब क्या हुआ, अब मैनेजमेंट के अंदर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट आ गए। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं, लोग मुख्तलिफ रवैयों के मालिक होते हैं, मुख्तलिफ साइकोलॉजी के मालिक होते हैं, इसलिए उनको मैनेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, उनको हायर करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट किए गए। ठीक है, फिर थ्योरीज पेश की गई कि उनको मोटिवेट कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, वो किस किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, उनके रवैये को हम जो है वो कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हुगो साहब ने 90s में ये चीज़ दे दी। 1930 में चेस्टर बर्नार्ड आए, उन्होंने कहा जी एक्चुअल मैनेजर हु थॉट ऑर्गेनाइजेशंस वर सोशल सिस्टम दैट रिक्वायर्ड कोऑपरेशन। ठीक, असली बंदा वही है, असली मैनेजर वही है कि जो ये समझे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी सोशल सिस्टम का एक हिस्सा है, और इसमें कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आप हमसायों में रहते हैं ना, तो हमसाया जो है, आपका जो मोहल्ला है वो भी एक सोशल सिस्टम का एक हिस्सा है, सोसाइटी है आपकी, उसमें रहने के लिए आप लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कभी आप कोऑपरेट करते हैं, कभी आपको कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, तो वो कहते हैं जी एक्चुअल मैनेजर भी वही है। तो ये समझे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सोशल सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा जी, चेस्टर ने और चीज़ कही कि जनाब मैनेजर की जॉब जो है वो कम्युनिकेट करना है और उसको उभारना है एम्प्लॉय को, ताकि वो हाई लेवल की एफर्ट दे सके, मतलब मोटिवेट करना है उसको, ये उसकी जॉब है कि वो बाय हुक और बाय क्रुक उसको मोटिवेट करे, ताकि उसके हाई लेवल परफॉर्मेंस ले सके, उससे मैक्सिमम एफर्ट्स उससे ले सके। ठीक है जी, उसके बाद मैरी पार्कर, one of the first to recognize that organization could be viewed from perspective of individual and group behavior। जी हाँ,
बात फिर वही आ जाएगी कि चीज़ें घुमा फिरा के सारी बिहेवियर पे आ जाएंगी। ठीक है, बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए आपको डेफिनेटली साइकोलॉजी की भी ज़रूरत है, आपको सोशियोलॉजी की भी ज़रूरत है। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स अब देखेंगे। इन मैनेजमेंट के अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें सोशियोलॉजी से आएंगी, कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे साइकोलॉजी से। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर से है। ठीक है, जहाँ पे भी ह्यूमन होगा, ह्यूमन से आपने चीज़ें हैंडल करना है, उनको उनकी मैनेजमेंट करनी है, तो जाहिर सी बात है ह्यूमन डिपेंडेंट है अपने बिहेवियर्स पे। ठीक है, और बिहेवियर शेप करते हैं लोगों के, उनकी सोसाइटी। स्टडी ऑफ सोसाइटी भी होगी इसके अंदर, और स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर भी होगा। फिर उनको ये चीज़ें पता होंगी तो फिर हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मैरी पार्कर ने एक और चीज़ प्रपोज की कि जी मोर पीपल ओरिएंटेड आइडियाज देन साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलोअर्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट कहती है कि बंदे को बस खिंची जाओ, साइंटिफिक तरीकाकार अपनाओ, एक जॉब करने का, काम करने का, डिवाइड कर दो और उस पर बंदा सही रखो साइंटिफिक तरीके से, फिर उसको जनाब कॉपरेट करो। मगर ये कहते हैं नहीं यार, तो थोड़ी सी कुछ चीज़ें पीपल ओरिएंटेड भी होनी चाहिए, कोई ऐसे आइडियाज़ होने चाहिए कि जिस जो कि उस बंदे के फायदे के हों। ठीक है, उसको मोटिवेट करने के लिए। अच्छा, आगे चलें जी। ये हमारा हो गया। इसके बाद एक मेन स्टडी आ जाती है जी। ये एक्सपेरिमेंट थे। ये स्टडी की गई ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, मल्टीपल, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक ने किए। और सॉरी, ये वेस्टर्न इलेक्ट्रिक पे हुए 1927 से लेकर 1932। तो ये एक्सपेरिमेंट की सीरीज थी। ठीक है, और इन एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा था ये हम पढ़ेंगे जी। ये एक कंपनी थी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक, जिसने अपने इंजीनियर्स के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात किए। लाइट के तजर्बात थे। इन्होंने कहा चलें देखते हैं। इन्होंने कुछ ग्रुप बना दिए इंजीनियर्स के, उनकी वर्किंग कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दी हर ग्रुप की। किसी को ज़्यादा लाइट दे दी, किसी को कम लाइट दे दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मगर सिर्फ उस ग्रुप को फ़र्क पड़ा जिसको बहुत ज़्यादा कम लाइट थी। मगर वो करते रहे एक्सपेरिमेंट, उनको कुछ चीज़ नहीं मिली, समथिंग एल्स पे आके वो अड़ गए कि नहीं यार, लाइट की वजह से नहीं है, किसी और वजह से कि दो एक एक आधा जो ग्रुप है ना, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा। जब स्टडी इनकी समझ से बाहर चलेगी, फिर इन्होंने हार्वर्ड के एक प्रोफेसर थे, एल्टन मेयो, एल्टन बायो, उनको हायर किया कि जी आइए और मज़ीद तजर्बात कीजिए, हमें कुछ बताइए। तो जब तजर्बात करने के बाद जो रिज़ल्ट आए वो ये आए कि जी जो जो इंडिविजुअल वर्कर की परफॉर्मेंस है और जो ग्रुप की परफॉर्मेंस है, एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंटली अगर हम उसको मोटिवेट करेंगे तो वो उस तरीके से वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म या इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं करेगा जितनी अच्छी वो किसी ग्रुप में जाके करेगा। तो इस जो स्टडी है इसने मैनेजमेंट का पूरा एक सिनेरियो ही चेंज कर दिया। इसके बाद फिर वो ग्रुप के ऊपर जो है सारी स्टडी शुरू हो गई, ग्रुप बिहेवियर्स के ऊपर स्टडी शुरू हो गई, ग्रुप कैसे बनाए जाएं, ग्रुप्स को जो है जब बिहेवियर्स कैसे होते हैं, ग्रुप्स के बिहेवियर्स को मैनेज कैसे किया जाता है, लोगों को ग्रुप बना के उनसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे ली जा सकती है, ग्रुप के बिहेवियर्स के ऊपर जो स्टडी है वो उसके बाद स्टार्ट होगी। ठीक है, नहीं जी, ये हमारा बिहेवियरल अप्रोच होगी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास एक और आ गई जनाब। अच्छा, अब क्वांटिटेटिव अप्रोच आ गई जी हमारे पास। क्वांटिटेटिव अप्रोच कहते हैं यूज ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, मैथमेटिकल जो आपके फॉर्मूले होते हैं, किसी चीज़ को क्वांटिफाई कर सकते हो, ऐसी टेक्निक जिसको हम क्वांटिफाई कर सकें टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग के लिए उन्होंने कहा कि जी क्वांटिटेटिव अप्रोच की जाए। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग से ही क्यों रिलेटेड है ये? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस होते हैं टॉप मैनेजमेंट करती है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है। ठीक है, अच्छा डिसीजन पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा, गलत डिसीजन पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बैंड बजा देगा।
तो इसमें जो मेन जो मच टॉप एक टॉपिक है, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसको हम TQM के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है क्या चीज? अ फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट that is driven by continuous improvement and responsiveness to customer need and expectations। मैंने आपको क्लास में भी बारहा दफ़ा एक बात की है, अभी भी करूँगा, कि बच्चों, जो किसी भी चीज़ की डेफिनेशन होती है ना, आप बेशक डेफिनेशन याद मत करें, बट उसके क्रक्स को समझने की कोशिश करें। उसके एक वर्ड के अंदर कितनी डेप्थ है, वही आपको असल उसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, अब देखें जी कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, अब थॉट क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की? वो कहते हैं जी, दे बिलीव इन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, के हर वक्त इम्प्रूवमेंट होती रहे, हर वक्त देर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो वो इम्प्रूवमेंट के रूम्स ढूंढते रहती हैं वो कंपनीज, और उसको अप्लाई करते रहते हैं डेली बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ मल्टीनेशनल कंपनी, यूनिलीवर है, CCI है, कोको कोला, पेप्सी है, ये इनमें ये चीज़ बड़ी इफेक्टिवली यूज होती है। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिव टू कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, दो चीज़ें आ गई। एक, आपने इंटरनल इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, इंटरनल इम्प्रूवमेंट के साथ साथ आपने कस्टमर को भी रिस्पॉन्सिव रहना है। ठीक है, कस्टमर की नीड और उसकी एक्सपेक्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिव रहना है। आप इसकी एक सबसे अच्छी मिसाल ये है, देखें, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आपने, जब हम एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग का जब चैप्टर पढ़ेंगे, जब आप में से जो लोग MBA की तरफ जाएंगे, या एक कॉन्सेप्ट आता है मार्केटिंग के अंदर, जब आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है। जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आपने देखा होगा यूनिलीवर की प्रोडक्ट जो है वो एक सेम रहती है। ठीक है, जो कोर प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है, अगर लक्स साबुन है तो वो सेम ही रहता है। मगर वो हर 2 महीने के बाद क्या करते हैं, कभी उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया, कभी उसका रैपर चेंज कर दिया, और हमेशा वो यही कहते हैं, जनाब, हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ आता है इम्प्रूव्ड न्यू। ठीक है, दे बिलीव इन कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट इंटरनली भी और कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, अब इसके पॉइंट्स हैं PQM के। इंटर्न्स फोकस ऑन द कस्टमर, कस्टमर इज द किंग। ठीक है, वो कहते हैं जी कस्टमर किंग है। क्योंकि मैनेजमेंट की जितनी भी फिर आपकी अप्रोचेस हैं वो चेंज हो जाती हैं, अगर आपकी कंपनी का मेन जो कोर पर्पस है, जो गोल है, वो चेंज हो जाए तो। अगर आप TQM के ऊपर, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर बिलीव करते हैं, तो उसकी जितनी भी आपकी जो रूल्स हैं, वो रूल्स को सपोर्ट करने के लिए मैनेजमेंट की जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं वो भी चेंज होकर उसके अकॉर्डिंगली हो जाती है। ठीक है, पहला जी इंटेंस फोकस ऑन कस्टमर। अब बात यह है कि कोई भी कंपनी है जो TQM को अप्लाई कर रही है, उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जी वो कहते हैं कि हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस है कस्टमर है, कस्टमर इज किंग। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री में जो है वो आपका, आप अपने जो स्टाफ हैं उनकी मैनेजमेंट और उनकी ट्रेनिंग इस हिसाब से करते हैं कि कस्टमर अगर बदजुबान भी हो या बदतमीजी कर भी जाए तो आप इसे कहते हैं यस सर, सॉरी सर। क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी का गोल ही यही है, कस्टमर कहेंगे ठीक है, वो बोल रहा है, बोलने, मगर वो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस, कस्टमर ओरिएंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट भी आपकी जो प्रैक्टिस हैं उस हिसाब से कंसर्न फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। जाहिर सी बात है, हमने पहले पढ़ा कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को बिलीव करते हैं ये लोग। प्रोसेस फोकस, क्वालिटी मैनेजमेंट फोकसेस ऑन वर्क प्रोसेस एज द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंटिन्यूअली इम्प्रूव। अब वो प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं, मजीद फोकस करते हैं। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए मजीद उनकी जो है वो रिसर्च जारी रहती है, रुकती नहीं है। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग ऑर्गेनाइजेशन डज, हर चीज़ के अंदर इंप्रूवमेंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे फाइनेंस है, हर चीज़ है, इसमें आपको मजीद अपने जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं, उनकी जो थ्योरीज हैं, उनको अच्छे तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, और उसमें मजीद और इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी तो आपकी मैनेजमेंट में आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। एक्यूरेट मेजरमेंट, आपके पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होनी चाहिए, आपके पास डाटा होना चाहिए। आप हर चीज़ की
क्वालिटी है, चाहे परफॉर्मेंस है अब लोगों की, चाहे फाइनेंस के मैटर्स हैं, उन सब के अंदर आपके पास एक तो डाटा अवेलेबल होना चाहिए, उनकी एक्यूरेट मेजरमेंट होनी चाहिए, जो कि आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक से आएंगे। ठीक है। अब स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हैं वो क्वांटिटेटिव अप्रोचेज होते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स उनको कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज को आप इन्वॉल्व कर लेते हैं जनाब डिसीजन मेकिंग में, इनिशिएशन में। ठीक है, तो जी वो इनिशिएटिव लें, कहीं पे वो कोई प्रोसेस है वो मजीद इम्प्रूव हो सकता है, तो वो एम्प्लॉय को आप लिबर्टी देते हैं, आज़ादी देते हैं कि भाई वो बताए, डिस्कस करें कि सर ये जो है ना, ये काम ऐसे और भी हो सकता है, और ये इम्प्रूव ऐसे इम्प्रूव हो सकता है, कि अगर ये प्रोसेस, इसको छोड़ के अगर हम दूसरा प्रोसेस, ये प्रोसेस अपना लें, तो जहाँ पे हम 10 यूनिट बनाते थे हम 50 बना सकते हैं, तो उनको ये एम्पावरमेंट दी जाती है। ठीक है, TQM के अंदर। जी, अब हमारा आ जाता है लास्ट इरा, आखिरी दौर। हमने 4 मैनेजमेंट के इराज पढ़ लिए हिस्ट्री के। अब जो 1960 से लेके अब तक की जो थ्योरीज चल रही हैं, अब मैनेजमेंट इवॉल्व होके जिस स्टेटस पे पहुंच चुकी हुई है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसको कहा जाता है, इस दौर को कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस इसमें इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है। 1960 में ये चीज़ प्रेजेंट की गई कि जो पिछले जितने भी हजरात हैं, उन्होंने मैनेजर्स के वो रोल्स और वो ड्यूटीज़ या वो चीज़ें या वो फंक्शंस बताए हैं जो वो इंटरनली मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर। ठीक है। अरे मैनेजर्स ऐसे भी हैं जो बाहर भी डिस्कस कर, जो बाहर के भी मामला को मैनेज करते हैं। ठीक है। विद इन दी बाउंड्रीज, उनको कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। मैनेजर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदरूनी जो माहौल है उसको भी मैनेज करते हैं, जिसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं, इनसाइड, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो बर्नार्ड साहब ने कहा कि नहीं जी वो बाहर भी कुछ करता है, आउटसाइड ऑफ द बाउंड्रीज भी करता है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी उस पर असरअंदाज होता है। ठीक है। तो जब इन थेरीज को आगे लेके चला गया, तो फिर पता ये चला कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, अब उस पे दो चीज़ों की होती है। ठीक है, दो थ्योरियां सामने आई। एक थ्योरी सामने ये आई कि जी सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिस्टम। ठीक है। दूसरा, अब इस सिस्टम के अंदर भी दो टाइप के सिस्टम, अब सिस्टम को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो सिस्टम को डिफाइन ऐसे किया, a set of interrelated and interdependent parts arranged in a manner that produces a unified whole। ठीक है। एक छोटी छोटी चीज़ों का आपस, देखें, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं और आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और उनको ऐसे तरीके से अरेंज किया जाए कि वो एक पूरा बना। आपने पजल गेम खेली है कभी? पजल गेम में क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स को तोड़ दिया जाता है, जैसे पजल पिक्चर होती है, वो पिक्चर के कट करके बहुत सारे पीसेस बना दिए जाते हैं। आप क्या करते हैं कि जनाब वो छोटे छोटे पीसेस को जोड़ते 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 आपने एंड पे आके एक तस्वीर बना दी होती है, वो ऑटोमेटिकली तस्वीर बन जाती है। ठीक है। तो ये सिस्टम भी ऐसे ही होते हैं। अब बेसिक टाइप ऑफ सिस्टम जो बताए गए, जो डेवलप हुए, जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए थ्योरी में, वो ये है कि पहला है क्लोज सिस्टम और एक है ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड डू नॉट इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन पर बाहर के माहौल का कोई असर नहीं पड़ता। ऑल सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट इज इंटरनल, सब कुछ अंदरों अंदर ही हो रहा होता है। ठीक है, बाहर की कोई चीज उन पे
असरअंदाज नहीं होती उन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ओपन सिस्टम क्या होते हैं? डायनामिकली इंटरैक्ट टू देयर एनवायरनमेंट बाय टेकिंग इन inputs and transforming them into outputs that are distributed into their environment। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपका जो मेन पर्पस है वो यहाँ तक ये है कि आप इसका इंट्रोडक्शन ले लें। ठीक है, एक तारुफ हो जाए। आगे जाके हम इसकी एक डायग्राम देखेंगे जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जी ये है, अब ये डिटेल्स में आ जाएगी आप। अब ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सिस्टम कैसे होती है? क्लोज सिस्टम का में तो कुछ नहीं है ना, वो अंदर अंदर सब कुछ है। अब क्या है कि बाहर इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में आउटपुट भी है, इन्वायरमेंट में इनपुट भी है, आउटपुट भी, दोनों चीज़ें। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है, आप इनपुट ले रहे हैं इन्वायरमेंट से। एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, फर्ज करें कि कोई एक कंपनी गाड़ियां बनाती है। ठीक है, वो गाड़ियां तो वो बना रही है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी की बाउंड्रीज के अंदर। तो बाउंड्रीज के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है? वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा है कि इनपुट को, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जा रहा है फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, गाड़ी के अंदर। पार्ट्स लिए जा रहे हैं बाहर से, कंपनी के अंदर उनको फिट किया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो तो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट है ना, उस पर तो उसका पूरा कंट्रोल है। ठीक है, बट उसने वो असेंबल करके गाड़ी बना के बेचनी फिर आउट, बाहर है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। पता चले जनाब बाहर कोविड चल रहा है जनाब, बिल्कुल लॉकडाउन है, गाड़ियाँ कहाँ बिकनी है। इसी तरीके से अगर फुल लॉकडाउन है तो इनपुट का अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है। तो जब इन्वायरमेंट में इस तरह की चेंज आती है तो कंपनीज अपने आप को चेंज करती हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट को के मुताबिक वो रिस्पॉन्स करती हैं, और ये भी मैनेजमेंट के हिस्से में आता है। ये आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में कि इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है। क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट के मुताबिक जब आपने अपने इंटरनल कंट्रोल्स को, इंटरनल प्रोसेस को चेंज करना होगा तो उसके लिए भी तो आपको मैनेजमेंट की जरूरत होगी। चेंज मैनेजमेंट भी अपने आप के अंदर एक पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है जी। अब इनपुट आपको कहाँ से मिलती है? रॉ मटेरियल है, वो आपको ओपन मार्केट बाहर के माहौल से मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स भी बाहर से मिलेगा, कैपिटल बाहर से, टेक्नोलॉजी बाहर से आएगी, इंफॉर्मेशन भी बाहर से मिलती है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या होगा? एम्प्लॉयज वर्क एक्टिविटी वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेजमेंट एक्टिविटीज आप कंट्रोल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन मेथड्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए इसमें आपके सिस्टम्स अप्लाई होंगे। ठीक है, मगर जो इन्वायरमेंट से आप चीज़ इंटरेक्ट करके या प्रोक्योर कर रहे हैं उसके लिए आपको थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ेगी। मसलन एक ऐसा मटेरियल है जो यहाँ पे अवेलेबल है, रॉ मटेरियल मार्केट से खरीद रहे हैं, तो 10 रुपए के हिसाब से मिल रहा है। आपको पता ही चला कि यहाँ पे शॉर्टेज हो गई है, अब तो रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा, बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ेगा और वो 12 रुपए के हिसाब से पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपको इनपुट की स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, उसकी मैनेजमेंट फिर कैसे करनी पड़ेगी? आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा कि इंपोर्ट होके माल आएगा, पेमेंट ऐसे जाएगी। ठीक है, ये ये इस तरह का इन्वायरमेंट है कि आप ऑर्गेनाइजेशन जब भी ओपन सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही होती है तो वो जो बाहर का माहौल है, इन्वायरमेंट है, उसके हालात के मुताबिक अपने आप को बदलती रहती है परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, इसकी इम्प्लीकेशन है बेटा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कंटीजेंसी अप्रोच। कंटीजेंट कहते हैं सिचुएशनल। ठीक है, दिस अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड सिचुएशनल अप्रोच। बट जिस किस्म की सिचुएशन होगी उस किस्म का फैसला होगा, उस किस्म की मैनेजमेंट होगी। ठीक है, देयर इज नो यूनिवर्सल एप्लीकेबल सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल बाय विच टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए कोई रूल नहीं है। ठीक है, जैसी सिचुएशन होगी वैसे ही आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई नया भी अगर आपके जहन में आता है तो आप अप्रोच उसको नई अपनी अप्रोच बना के उसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
Organizations are individually different, they face different situation and require different ways of life. अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तमाम कंपनियां एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस को फेस करती हैं, ठीक है, और डिफरेंट किस्म के उनके मैनेजमेंट के तरीक़ेकार होते हैं, ठीक है। तो जो आपको सूट आए वो कर ले, कोई ऐसे स्टैंडर्ड अप्रोच कोई नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं, जो कि कंटीजेंसी को डिफाइन करते हैं, आप सिचुएशन को डिफाइन करते हैं। जो चेंज होंगे तो सिचुएशन चेंज होगी। पहला, ऑर्गेनाइजेशन साइज। अगर साइज इंक्रीज हो तो प्रॉब्लम फिर पड़ते हैं। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, लोग कोऑर्डिनेट नहीं करते आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, आपकी मैनेजमेंट फिर उस हिसाब से होगी। फिर क्या है कि जी रूटीननेस ऑफ टास्क टेक्नोलॉजी। रूटीन टेक्नोलॉजीज रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, लीडरशिप स्टाइल, कंट्रोल सिस्टम दैट डिफर फ्रॉम दोज रिक्वायर्ड बाय कस्टमाइज्ड और नॉन रूटीन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब रूटीन है टास्क की, ठीक है, अब उसमें आपको लीडरशिप अलहदा चाहिए है, कंट्रोल सिस्टम मुख्तलिफ चाहिए होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये कहते हैं कि जी व्हाट वर्क बेस्ट इन अ स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट मे बी टोटली इनअप्रोप्रिएट इन रैपिडली चेंजिंग एंड अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट। अब बात ये है, किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोविड के दिन आएंगे, लॉकडाउन होंगे, बिजनेस की जो सिचुएशन है बिल्कुल फारिग हो जाएगी, माल बिकेगा नहीं, सोचा ही नहीं था, ठीक है। अब जिन लोगों की मार्केटिंग की या सेल की या काम करने की जो टेक्नोलॉजी थी या जो रूटीन में वो काम करते थे, ठीक है, वो अब इस सिचुएशन में काम नहीं करेंगे। अब उसके लिए आपको एक अलहदा अपनी एक अप्रोच बनानी पड़ेगी। जैसे कई कंपनीज ऑनलाइन चली गई, ठीक है। अब ऑनलाइन में जाके रूल्स चेंज हो गए। कईयों ने कहा कि नहीं जी वर्क फ्रॉम होम। जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ तो नॉर्मल डेज में तो लोग आ सकते थे, काम कर सकते थे, परफॉर्मेंस भी चल रही थी, उनकी मैनेजमेंट भी उस स्टाइल से हो रही थी। नॉर्मल डेज की मैनेजमेंट क्या है, सुबह 9 बजे आओ, 5 बजे जाओ, दरम्यान में लोगों को देखो, मुख्तलिफ फिजिकल लोगों को मैनेजमेंट चल रही थी, ठीक है। अब जब कोविड आया, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, तो अब क्या, अब मैनेजमेंट स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो लोग फिजिकल प्रेजेंट नहीं है वर्क प्लेस के ऊपर, वो रिमोटली अवेलेबल। अब उनकी मैनेजमेंट का तरीकाकार बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। अब उस पर वो रूल अप्लाई नहीं होंगे जो पहले होते थे, अब रूल्स चेंज, ठीक है। Individual differ in terms of their desire for growth and not autonomy, tolerance of ambiguity and expectation। लोग मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। बात वही सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, तो लोग डिफरेंट होते जाएंगे, आपके मैनेजमेंट का स्टाइल डिफरेंट होता जाएगा, ठीक है। चले जी, ये करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज हैं, ग्लोबलाइजेशन, एथिक्स, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, ई बिजनेस हमने बता दिया हल्का सा, आप लोगों को आइडिया भी होगा। नॉलेज मैनेजमेंट, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है जी। ये आपका सेकंड चैप्टर जो है ये कंक्लूड हो चुका हुआ है यहाँ तक, ठीक है। थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ओके। इस लेक्चर को आप लोग देख लीजिए, कुछ चीज़ समझना है, नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। और जब लेक्चर सुने तो देख लीजिएगा, बुक सामने रख के, कहीं कुछ समझना है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी परसों का जो लेक्चर है वो हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे, ओके। टिल देन विश यू बेस्ट ऑफ लक, और मुलाकात रहेगी आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर।